बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली खबर जो है वो बोइंग के हवाले से है और लगता ऐसे है कि अमेरिका ने अपने एलाइज को P-8 पोसाइडन जहाज़ों की फ्राहमी जो है उसको तेज कर दिया है। पिछले दिनों आपको खबर दी थी कि 12वां P-8 पोसाइडन MPA जहाज़ इंडिया को फ्राहम किया गया है। उसके साथ साथ साउथ कोरियन नेवी के लिए पहला P-8 पोसाइडन जहाज जो है उसको अनवील किया गया है और आज खबर आई है कि नॉर्वे के लिए पहला जो P-8 पोसाइडन MPA जहाज है उसको नॉर्वे के हवाले कर दिया गया और वो नॉर्वे पहुंच चुका है। P-8 पोसाइडन एक बड़ा ज़बरदस्त जहाज है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। सबमरीन्स के ऊपर नज़र रखने के लिए इसको तैयार किया गया है। इसके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त सेंसर्स वगैरह जो है वो लगाए गए हैं। इस जहाज़ के ऊपर टॉर्पीडोज के साथ साथ हार्पून मिसाइलों को भी लगाया जा सकता है और ये वेपन्स इस जहाज़ की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा करती हैं। नॉर्वेजियन नेवी का ये पहला P-8 पोसाइडन जहाज जो है ये नॉर्वे पहुंच चुका है और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अपने सीज की पेट्रोलिंग जो है वो 2023 के अंदर स्टार्ट करेगा। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें जो है वो रशिया के साथ मिलती हैं, बहुत थोड़ी मिलती हैं, लेकिन नॉर्वे की सरहद जो है वो रशिया के साथ मिलती ज़रूर है। और अमेरिका ने अब नॉर्वे को भी इक्विप करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली अमेरिका ने नॉर्वे के साथ F-35 जहाज़ों का एक मुआहदा किया है और अब ये P-8 पोसाइडन जहाज़ों की फराहमी जो है उसने नॉर्वे को शुरू कर दी है। तो बेसिकली मैं आपको हमेशा से बताता चला आया हूं कि अमेरिका जो है वो अपने एडवर्सरीज के खिलाफ जो है वो एडवर्सरी खड़े करता है। जिस तरह पैसिफिक के अंदर उसने चाइना के खिलाफ जापान को खड़ा किया हुआ है, साउथ कोरिया को, और खुद भी वो पैसिफिक के अंदर बैठा हुआ है। इस तरह से अटलांटिक के अंदर उसने रशिया के खिलाफ जो है पूरे यूरोप को जो है वो खड़ा किया हुआ है और इन ममालिक से वो पैसे भी कमाता है, इनको वो असला भी सेल करता है और रशिया के खिलाफ अपनी लड़ाई जो है वो इन ममालिक से लड़वाता है। आज की अगली खबर जो है वो अमेरिकन नेवी की अटैक सबमरीन के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकन नेवी वर्जीनिया क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन इस्तेमाल करती है। अब इस वर्जीनिया क्लास सबमरीन के ब्लॉक 4 की दूसरी सबमरीन अमेरिकन नेवी के हवाले कर दी गई है। वर्जीनिया क्लास सबमरीन रिलेटिवली एक नई सबमरीन है। 2000 के अंदर जो है इसको बिल्ड करना शुरू किया गया, इसको दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाया गया। अमेरिकन प्लान के मुताबिक टोटल 66 वर्जीनिया क्लास सबमरीन जो है उनको बिल्ड किया जाएगा। इस वक्त 2 सबमरीन जो है वो ऑर्डर के ऊपर हैं, 6 जो है उनको तैयार किया जा रहा है। 22 ऐसी सबमरीन जो है जो तैयार करके अमेरिकन नेवी के हवाले कर दी गई हैं। इस वक्त एक्टिव 21 सबमरीन जो है वो अमेरिकन नेवी के अंदर काम कर रही हैं। एक के ऊपर सी ट्रायल्स जो है वो चल रहे होंगे, जबकि 21 जो है वो ऑपरेशनल कर दी गई हैं। अब ब्लॉक 4 जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है इस वर्जीनिया क्लास सबमरीन का, इस ब्लॉक 4 के नीचे 10 सबमरीन जो है उनको तैयार किया जाएगा। तो इन सबमरीन की तादाद अमेरिकन नेवी के पास 22 से बढ़ के 32 हो जाएगी। ब्लॉक 4 की पहली वर्जीनिया क्लास सबमरीन जो है वो 2020 के अंदर अमेरिकन नेवी के अंदर कमीशन की गई थी। इस तरह से USS ओरेगन, USS मोंटाना और इस तरह की तकरीबन 10 सबमरीन जो है वो अमेरिकन नेवी ने बनानी है ब्लॉक 4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर और इनको अमेरिकन नेवी के हवाले किया जाना है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने की वजह से इनकी रेंज जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन सिर्फ फूड सप्लाईज और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो है आपको इसको सरफेस के ऊपर लेके आना पड़ता है, पोर्ट्स के ऊपर लेके आना पड़ता है। प्लस ह्यूमन एंड्योरेंस जो है वो अनलिमिटेड कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये अटैक सबमरीन जो है ये सारी जिंदगी पानी के अंदर रह सकती है। अब इसके आर्मामेंट्स की बात कर ली जाए तो इस सबमरीन के ऊपर 12 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब्स जो है वो रखी गई हैं, जिनके अंदर अमेरिका ने अपने टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो हाउस किए हुए हैं। और ये जो 12 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं, एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर आप 7 टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो हाउस कर सकते हैं। इस तरह से 12 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के अंदर आप 84 के करीब ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है ये हाउस कर सकते हैं। तो ये जो सबमरीन्स हैं ये एक बहुत बड़ा फायर पावर है अमेरिकन नेवी के लिए और एक सबमरीन जो है वो 84 टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स एक वक्त के अंदर लॉन्च कर सकती है, जो कि न्यूक्लियर टिप्ड भी हो सकते हैं और कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। आज की अगली खबर जो है वो टर्की के लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग यानी कि LHD के ऊपर है। इसको तुर्की ने नाम दिया हुआ है एनाडोलू का और इसके सी ट्रायल्स अब तुर्की ने शुरू कर दिए हैं। ये बेसिकली एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग है और इसको आप एक मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी दे सकते हैं। F-35B जैसे जहाज भी इस हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर लैंड कर सकते हैं। इनके अंदर F-35B जैसे जहाज़ों को हाउस किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो आप इन हेलीकॉप्टर कैरियर्स के अंदर रख के लेके जा सकते हैं। अगर आपने किसी मुल्क के ऊपर इन्वेजन करनी हो तो ये एम्फीबियस लैंडिंग वाले जहाज़ों के तौर पे भी काम आ सकते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक काम है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स को लेके जाना है। प्लस अगर आपके पास F-35B जैसे वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ वाले जहाज़ हैं तो उनको भी आप इन जहाज़ों के ऊपर रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताता चला आया हूं कि तुर्की अपनी एयरफोर्स और आर्मी के साथ साथ अब अपनी नेवी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और अपनी नेवी का जो सामान है वो अपने मुल्क के अंदर ही तैयार कर रहा है
और ये जो एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, यानी कि आप इसको एक हेलीकॉप्टर कैरियर का नाम भी दे सकते हैं, तुर्की ने अपने मुल्क के अंदर बनाया है और उसने अब इनके सी ट्रायल जो है उनको स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि तुर्की जो है वो अमेरिका से F-35B जहाज लेने जा रहा था, लेकिन उस प्रोग्राम से अब तुर्की को ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद तुर्की ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर से अपने TB3 ड्रोन जो हैं उनको रखेगा और उनको यहाँ से ऑपरेट करवाएगा। ये जो बैरक्टर ड्रोन्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा रनवे की ज़रूरत नहीं होती लैंड करने के लिए और फ्लाई करने के लिए। इस वजह से तुर्की ने ये डिसाइड किया कि वो अपने इस हेलीकॉप्टर कैरियर के ऊपर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ इन UAV ड्रोन्स को भी रखेगा और इनके ज़रिए से जो है वो अपने F-35 की कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। F-35 की कमी को तो वो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अब तुर्की ने अपने इस हेलीकॉप्टर कैरियर को इस्तेमाल तो करना है, तो उसके लिए उसने जो है वो प्लान को चेंज किया और हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ अब वो इन जहाज़ों के ऊपर UAVs को भी रखेगा। आज की आखिरी खबर जो है वो पोलैंड के हवाले से है। जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज की जो है वो मौज लगी हुई है। अब पोलैंड ने जो है ये डिसाइड किया है कि वो फास्ट ट्रैक के ऊपर अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो है वो परचेज करेगा। इन MQ-9 रीपर ड्रोन्स की उन्होंने तादाद नहीं बताई कि पोलैंड कितने रीपर ड्रोन्स जो है वो अमेरिका से परचेज करने जा रहा है, लेकिन पोलैंड ने कहा है कि हमें रशियन इन्वेजन की सूरत में एक बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा नज़र आ रहा है और हम अब ये रीपर ड्रोन जो है उनको फास्ट ट्रैक करके अमेरिका से परचेज करेंगे। कितनी तादाद में परचेज करेंगे ये नहीं उन्होंने बताया। जैसा कि आपको पता है कि ये मेल UAVs हैं, इनके ऊपर आप असला भी लेके जा सकते हैं और इनकी एंड्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले में इस एक ड्रोन की जो एंड्योरेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये 24-24 घंटे जो हैं वो हवा के अंदर रह सकते हैं और अपने असाइंड एरिया के अंदर ये अच्छे तरीके से निगरानी कर सकते हैं। पिछले साल मई के अंदर पोलैंड ने तुर्की से 24 बेरख्तार TB2 ड्रोन्स का जो है वो मुआहदा किया था। डेफिनेटली पोलैंड 24 बेरख्तार ड्रोन्स के ज़रिए से तो अपने एरिया की हिफाजत नहीं कर सकता और ये जो तुर्की के बेरख्तार ड्रोन्स है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी एंड्योरेंस जो है वो MQ-9 रीपर ड्रोन के जितनी होगी और इन बेरख्तार ड्रोन्स का विंग स्पैन जो है वो भी MQ-9 रीपर ड्रोन से थोड़ा कम है। इस वजह से आई डोंट थिंक सो कि ये जो बेरख्तार ड्रोन्स हैं ये MQ-9 रीपर की तरह 50,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जा सकते हैं। एक रीपर ड्रोन के बारे में कहा जाता है कि उसकी एंड्योरेंस जो है वो तकरीबन 27 घंटों की है और वो 50,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जो है वो जा सकता है। लेकिन एनीवे 24 बेरख्तार ड्रोन्स लेने के बाद पोलैंड ने ये डिसाइड किया है कि वो अब अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी हासिल करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।